हेलो फ्रेंड्स, सो वी मेट अगेन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बुद्धि को स्टार्ट किया था, है ना। उसके अर्थ, इसके परिभाषाओं को देखा था। इसके अलावा मेंटल एज और आईक्यू के कंसेप्ट को समझा था। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तथा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इससे पहले की वीडियो आप सबसे पहले देख लें, उसके बाद आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आने वाली है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये समझा था कि बुद्धि में किसी एक प्रकार की क्षमता नहीं होती है, इसमें कई प्रकार की क्षमताएं निहित होती है। इसके अलावा व्यक्ति जो है कोई बुद्धि के सहारे ही कोई समस्या का समाधान कर पाता है, एवं बुद्धि वो क्षमता है जो कि व्यक्ति को उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने में सहायता करता है, तर्कपूर्ण ढंग से सोचने में सहायता करता है, एवं वातावरण में समायोजन स्थापित करने में या अनुकूलन करने में मदद करता है। तो इसके अलावा मेंटल एज के कंसेप्ट को हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले जो है बुद्धि परीक्षण के मामले में सबसे पहले जो नाम आता है वो है आपके अल्फ्रेड बीने, जिन्होंने मेंटल एज को दिया था। और मेंटल एज के आधार पर जो है सबसे पहले उन्होंने तीव्र बुद्धि के बालक, मंद बुद्धि के बालक और सामान्य बुद्धि के बालक में वर्गीकृत किया था बालक को। तो इसके अलावा आईक्यू के कंसेप्ट को हम लोगों ने देखा था कि आईक्यू वर्ड किसने दिया, है ना। आईक्यू वर्ड सबसे पहले स्टर्न ने दिया था। इसके बाद आईक्यू की जो डेफिनेशन थी, है ना, मैका, जिसको हम लोग MA/CA × 100, वो जो फॉर्मूला था वो आपके टर्मन ने दिया था। तो बुद्धि के स्वरूप की पूर्ण व्याख्या तो तभी हो पाएगी जब हम इसके सिद्धांतों की ओर ध्यान देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं और थ्योरी इसके जान लेते हैं। तो अगर बुद्धि के तो कई सारे सिद्धांत हैं, लेकिन इन सभी सिद्धांतों को हम लोग मूल रूप से दो रूप में सबसे पहले हम कैटेगराइज कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे दो रूप कौन कौन सा है आपका, एक तो कारकीय सिद्धांत के रूप में इसको बांट लेते हैं, दूसरा है आपका प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। तो कारकीय सिद्धांत या फिर फैक्टोरियल थ्योरीज के अंतर्गत उन मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों को रखा गया है जिन्होंने बुद्धि को कारक के रूप में देखा, है ना। इनका कहना था कि बुद्धि जो है कई सारे कारकों से मिलकर के बना हुआ है, और इन कारकों को अगर आपस में मिला दिया जाए तो एक बुद्धि का फॉर्मेशन होता है, बुद्धि जो है बनता है। तो इस तरीके के जो मानने वाले जो साइकोलॉजिस्ट थे वो थे कौन कौन, तो सबसे पहले जो है वो है आपके अल्फ्रेड बीने, जिन्होंने इस तरीके की बात की। दूसरे हैं आपके स्पीयरमैन, जिसका ये सिद्धांत है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं द्वि कारक सिद्धांत। तो ये सारा सिद्धांत, जिसका जो पहला है आपका बुद्धि का एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बीने का, उसके बाद है आपका स्पीयरमैन का 2 फैक्टर थ्योरी, इसके बाद ग्रुप फैक्टर थ्योरी हम लोग देखेंगे थर्स्टन का, है ना, समूह कारक सिद्धांत। फिर है आपका मल्टी फैक्टर थ्योरी, बहुबुद्धि सिद्धांत, है ना। इसके अलावा आपकी जो थ्योरी हैं कैटल एवं हॉर्न का सिद्धांत। इसके बाद गार्डनर का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है वो है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, 2 बार ये लिखा गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ मिस हुआ है ना। तो यहाँ पे आपका गार्डनर का थ्योरी हम लोग देखेंगे, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इसके बाद कैटल एवं हॉर्न, और फिर कैरोल त्रिस्तरीय मॉडल को हम लोग जानेंगे। तो ये सारा थ्योरी जो है आपका फैक्टोरियल के अंतर्गत आता है। और स्टेनबर्ग का जो त्रियार्किक सिद्धांत है वो आपके किस में आता है, वो आपका प्रोसेस ओरिएंटल थ्योरी में, प्रोसेस ओरिएंटल थ्योरी जिसको हम लोग बोलते हैं प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत, इसके अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, जो दूसरा वर्गीकृत करने वाला जो अंग है ना, इन सिद्धांतों को, वो है प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। इसके अंतर्गत उन साइकोलॉजिस्ट के या फिर उन सिद्धांतवादियों के द्वारा दिए गए सिद्धांत को रखे जाते हैं जो ये मानते हैं कि बुद्धि जो होता है वो संज्ञानात्मक प्रोसेस होता है ना। बुद्धि के अंतर्गत व्यक्ति जो है किसी दी गई समस्या को किस प्रकार से किन किन प्रोसेस का सहारा लेता है, या फिर कह सकते हैं कि बौद्धिक प्रक्रियाओं का विकास किस प्रकार से होता है ना। बच्चे किस प्रकार से जो है मैच्योर होते हैं, और किस प्रकार से धीरे धीरे मैच्योरेशन के साथ साथ किस प्रकार से व्यक्ति जो है अलग अलग ढंग से या किन किन प्रक्रियाओं से जो है बच्चा सोचता है। तो इन सारे बातों के ये जो ऐसे मानने वाले लोग हैं, इनको हम लोग प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत के अंतर्गत मानते हैं। इन्होंने बुद्धि को कोई कारक के रूप में नहीं माना था, है ना, बल्कि समझने, विश्लेषण करने और आलोचना करने की एक प्रक्रिया को माना था। मतलब इन्होंने जो है बुद्धि में संज्ञानात्मक प्रक्रिया के ऊपर अधिक बल दिया है, उस शब्द का प्रयोग अधिक किया है। तो यहाँ पे जो हम लोग सिद्धांत पढ़ने वाले हैं वो है स्टेनबर्ग का बुद्धि सिद्धांत। इसके अलावा प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत के अंतर्गत पियाजे का थ्योरी आता है
है ना, जिसमें हम लोगों ने देखा था दूसरे चैप्टर में कि पियाजे के सिद्धांत में इन्होंने बात किया था कि जिस प्रकार से बच्चे धीरे धीरे जैसे जैसे परिपक्व होते जाते हैं, मैच्योर होते जाते हैं, अलग अलग ढंग से जो है अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, है ना। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे इंद्रियों के द्वारा सीखते हैं। दूसरा हम लोग देखे थे प्राक संप्रत्यात्मक, जिसमें बच्चे जो होते हैं भाषा के द्वारा या फिर संकेत के द्वारा, चिन्ह के द्वारा अपने ज्ञान और समझ का विकास करते हैं। तीसरा हम लोगों ने देखा था ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बालक जो है कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के साथ, है ना, मूर्त वस्तुओं के आधार पर जो है बच्चा अपना ज्ञान का निर्माण करता है। इसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें अमूर्त वस्तुओं के आधार पर बच्चा जो है काल्पनिक चिंतन या फिर कह सकते हैं कि अभिसारी और अपसारी चिंतन बच्चे जो है करने लगते हैं, समस्या का समाधान अमूर्त रूप से करने लगता है। तो यहाँ पे पियाजे का सिद्धांत आ जाएगा, इसके अलावा ब्रूनर का सिद्धांत आ जाएगा, इसके अलावा जेपी दास का जो सिद्धांत था, जेनसन का सिद्धांत था, ब्रूनर का सिद्धांत, है ना, ये सारा सिद्धांत जो है आपके प्रोसेस ओरिएंटल थ्योरी के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। लेकिन आपको इन सारे सिद्धांतों के बारे में नहीं पढ़ना है यहाँ पे आपको मुख्य रूप से स्टेनबर्ग का त्रयार्किक सिद्धांत को जानना है, और पियाजे का सिद्धांत तो आप लोगों ने देखा ही था। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहला सिद्धांत जिसका नाम है यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। फ्रेंड्स, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को किसने दिया था? इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं अल्फ्रेड बिने, है ना। अल्फ्रेड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये होगा अल्फ्रेड बिने वही जिन्होंने सबसे पहले मेंटल एज का कंसेप्ट दिया था, है ना, और इन्होंने ही सबसे पहले जो है बच्चों के ऊपर परीक्षण शुरू किया था, है ना। जो बच्चे हुआ करते थे लगभग 13 से 14 वर्ष के, जो नीचे के बच्चे थे, उन सभी के ऊपर ये परीक्षण करते थे, और इस प्रकार से मेंटल एज जो है इनका निकाल करके, ज्ञात करके जो है मंद बुद्धि या फिर सामान्य बुद्धि या फिर तीव्र बुद्धि में बालकों को वर्गीकृत करते थे। तो इसीलिए बुद्धि परीक्षण के इनको क्या बोला जाता है? जनक बोला जाता है। बुद्धि परीक्षण के जनक अल्फ्रेड बिने को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही इंटेलिजेंस के ऊपर वर्क किया, या फिर इंटेलिजेंस टेस्ट को सबसे पहले किया। इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग तो आप लोगों को पता ही है। सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने 1880 में ही इसको क्या किया था, लाया था, है ना, इसके कंसेप्ट को लाया था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को किसने दिया था? तो बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने दिया, है ना। अल्फ्रेड बिने ने दिया था 1905 में। इसके अलावा इनका जो परीक्षण था वो कितने वर्ष के बच्चे के लिए था? 13 से 14 वर्ष से जो नीचे के बालक होते थे उन पर ये परीक्षण करते थे, है ना। उनका ये मेंटल एज ज्ञात करते थे, और मेंटल एज ज्ञात करने के लिए हम आपको बताए हैं फर्स्ट वीडियो में। आपको इससे पहले की जो वीडियो था उसमें हम आपको बताए थे कि किस प्रकार से मेंटल एज ज्ञात किया जाता है फ्रेंड्स। इसके अलावा इसके अनुसार एक कारक बुद्धि ही सभी मानसिक क्रियाओं में सुचारू रूप से काम करती है। फ्रेंड्स, इनका मानना था कि जितना भी व्यक्ति जो है जितने भी मानसिक कार्यों को करता है, उन सभी मानसिक कार्यों में एक सामान्य बुद्धि जो है वर्क करता है, जिसका नाम जनरल फैक्टर इन्होंने बताया, जी फैक्टर इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं। तो जी फैक्टर जो है एक ऐसा फैक्टर है जो कि सभी मानसिक क्रियाओं को सुचारू रूप से काम करती है। अर्थात एक बुद्धिमान बालक गणितीय गणना, काव्य विश्लेषण, इतिहास का विवरणात्मक ज्ञान आदि सभी में अच्छा कर सकता है। जॉनसन ने इस कारक को निरंकुशवादी सिद्धांत कहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने बात किया कि एक समान बुद्धि जो होता है कारक है, जो सभी मानसिक क्रियाओं का आधार है ना। बालक जितना भी मानसिक क्रिया करता है उन सभी में कौन सा काम करता है? जी फैक्टर वर्क करता है। जनरल फैक्टर जिसको हम लोग सामान्य कारक बोलते हैं वो वर्क करता है। तो इन्होंने सामान्य कारक के ऊपर बात किया है, और इन्होंने ये कहा है कि अगर इनका मानना था क्या कि अगर कोई बच्चा में अगर वो जी फैक्टर होगा, जनरल फैक्टर होगा, तो वो सभी कार्यों को करेगा, बिकॉज सभी मानसिक क्रियाओं में सिर्फ और सिर्फ कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ जनरल फैक्टर काम करता है, सामान्य कारक काम करता है। तो जितने भी मानसिक क्रिया है वो सभी क्रियाओं को कर सकेगा जिसमें जी फैक्टर होगा। तो इनका कहना था कि अगर कोई बालक वो बुद्धिमान होगा यानी जी फैक्टर होगा तो वो बालक सभी कार्यों को कर पाएगा, और जिसमें जी फैक्टर नहीं होगा वो किसी भी कार्यों को करने में सक्षम नहीं होगा। मतलब अगर कोई बच्चा बुद्धिमान होगा तो वो वही सभी काम करेगा, जैसे उसी का जो है गणित अच्छा होगा, उसी का जो है गाना सिंगिंग अच्छा कर सकता है, वही जो है अच्छा पेंटिंग कर सकता है ना, काव्य विश्लेषण कर सकता है, इतिहास का विवरणात्मक ज्ञान वही प्राप्त कर सकता है। मतलब कहने का मतलब जिसमें जी फैक्टर है
वो बच्चा बुद्धिमान है, और जिसमें नहीं है वो उसको कुछ नहीं आता है, वो बिल्कुल शून्य है, जीरो है। इन्होंने इस तरीके का बात किया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का तो संभव होता नहीं है कि जिसमें है वो सारा चीज़, मतलब एक ही व्यक्ति डॉक्टर भी हो जाएगा, इंजीनियर भी हो जाएगा, है ना, कभी भी हो जाएगा, ऐसा तो संभव होता ही नहीं है। तो यहाँ पे एक ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इसको निरंकुशवादी सिद्धांत कहा जाता है, किसको, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को। तथा ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन है, जॉनसन, ये भी आपको नाम याद रखना है। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन आपको आता है। तो बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को हम लोग राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, राजकीय सिद्धांत। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, तो राजकीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन ये सारा बन सकता है कि बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को किसने दिया, तो अल्फ्रेड बीने ने दिया। अल्फ्रेड बीने कहाँ के रहने वाले हैं, फ्रांस के रहने वाले हैं, है ना। इस सिद्धांत को क्या क्या कहा जाता है, निरंकुशवादी सिद्धांत कहा था जॉनसन ने। इसके अलावा राजकीय सिद्धांत भी इस फैक्टर को इस सिद्धांत को कहा जाता है। और यहाँ पे एक मुख्य फैक्टर यहाँ पे जो बताया गया है कि सभी मानसिक क्रियाओं का एक आधार है, जो कि आपका कौन है, सामान्य फैक्टर, जिसको जी फैक्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। अब इसकी आलोचना की बात करें तो फ्रेंड्स, ये सिद्धांत जो है ना ही इम्पॉर्टेंट था उस समय, और ना ही आज ये थ्योरी जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि इन्होंने ये बात कहा कि कोई बालक सभी जगह या तो बुद्धिमान होगा या तो सभी जगह फेल हो जाएगा, असफल हो जाएगा, है ना। इस तरीके की इन्होंने बात की। तो ऐसा तो होता नहीं है ना। तो यही इसका आलोचना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो बुद्धि का एक सिद्धांत जो होता है वो कहीं कहीं आपको बुक में नहीं भी मिलता है, क्योंकि ये सिद्धांत जो है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ठीक है, पूछ लेता है कि आपका किसने दिया, या फिर इस थ्योरी में किस फैक्टर के ऊपर बल दिया गया है, या फिर, है ना, किस नाम से इसको जानते हैं, ये सारा चीज़ पूछ लेता है। लेकिन फिर भी, है ना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, और ये थ्योरी जो आज के डेट में प्रचलित भी नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जिसका नाम है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, है ना। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इसके प्रतिपादक स्पीयरमैन, जिसका पूरा नाम चार्ल्स स्पीयरमैन था, है ना। 1904 में इन्होंने इस थ्योरी को दिया था। ये गाल्टन से प्रभावित हैं, वही फ्रांसिस गाल्टन जिन्होंने बुद्धि के सबसे पहले अस्तित्व में बात किया था कि बुद्धि जो है कई रूपों में अस्तित्व में होता है। इन्हें कारक विश्लेषण के जनक बोला जाता है, इन्हें फैक्टर एनालिसिस के जनक बोला जाता है ना। फैक्टर एनालिसिस मतलब कारकीय या कारक विश्लेषण के जनक इसको बोला जाता है, किसको, चार्ल्स स्पीयरमैन को बोला जाता है, कहा जाता है। उन्होंने कहा कि बुद्धि की संरचना में दो कारक निहित होता है। इन्होंने क्या बोला कि बुद्धि की जो संरचना होती है, बुद्धि का जो निर्माण होता है, उसमें दो फैक्टर निहित होता है। उन्होंने केवल एक फैक्टर की बात की थी। अल्फ्रेड बीने ने केवल एक फैक्टर, जनरल फैक्टर की बात किया था। यहाँ पे इन्होंने दो फैक्टर का बात किया है, एक सामान्य फैक्टर, दूसरा विशिष्ट फैक्टर। तो यहाँ पे दोनों को जान लेते हैं एक एक करके। सामान्य फैक्टर क्या होता है और विशिष्ट फैक्टर क्या होता है, जिसको सामान्य कारक या विशिष्ट कारक जिसको बोलते हैं। सामान्य कारक सभी मानसिक कार्यों को करने की क्षमता को इंगित करता है। यह सभी मनुष्यों में अलग अलग मात्रा में उपलब्ध होता है। फ्रेंड्स, मानसिक जितने भी मानसिक कार्य हैं, प्रत्येक मानसिक कार्य में जो है जनरल फैक्टर जो है हर एक व्यक्ति के कार्यों में मदद करता है ना। प्रत्येक व्यक्ति में जी कारक की मात्रा फिक्स्ड होती है। प्रत्येक व्यक्ति में जो है सभी मानसिक कार्यों को करने के लिए क्या होता है, व्यक्ति के अंदर जी फैक्टर होता है। और वहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि जी फैक्टर जो होता है, और सभी व्यक्तियों में जो जी फैक्टर है, आप समझने का प्रयास करेंगे, सभी व्यक्तियों में जी फैक्टर का जो मात्रा होता है वो एक फिक्स्ड होता है, निश्चित होता है इसकी मात्रा, है ना। परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि सभी व्यक्तियों में इसकी मात्रा समान होगा, बस फिक्स्ड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति में जो क्षमता है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, और किसी व्यक्ति में जो है इस क्षमता की मात्रा कम है। तो ऐसा हो सकता है कि मात्रा में कमी या फिर ज़्यादा हो सकता है, लेकिन समान नहीं होता है। लेकिन एक फिक्स्ड होता है कि किसी में बहुत कम है तो किसी में कम, किसी में बहुत ज़्यादा। तो जी फैक्टर का जो मात्रा है, सभी में जी फैक्टर वर्क करता है, किसमें, सभी मानसिक कार्यों में जी फैक्टर काम करता है। और ये जो जी फैक्टर है वो सभी व्यक्तियों में क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा चूंकि जी फैक्टर सभी मानसिक क्षमताओं एवं संभावनाओं का आधार है, इसीलिए स्पीयरमैन ने इसे मानसिक ऊर्जा, मेंटल एनर्जी
कहा है ना। इसको मेंटल एनर्जी कहा है। किसने? स्पीयरमैन ने जी फैक्टर को, सामान्य कारक को मेंटल एनर्जी क्यों कहा है? क्योंकि ये सभी मानसिक क्षमता और संभावनाओं का क्या है? आधार है। मतलब जितने भी मानसिक कार्य होते हैं उन सभी मानसिक कार्यों के पीछे किसका हाथ होता है? जी फैक्टर, जनरल फैक्टर का हाथ होता है। आप अगर कोई भी काम कर पा रहे हैं, है ना, तो आपका जी फैक्टर काम करता है। अब अगर किसी व्यक्ति में जी फैक्टर अधिक है ना, एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पे कि अगर कोई व्यक्ति है जिसमें जी फैक्टर अधिक मात्रा में है, तो वो व्यक्ति क्या होगा? वो व्यक्ति ज़्यादा वर्क कर पाएगा, है ना। उसको अच्छे से मैथ भी आएगा, उसको अच्छे से संस्कृत भी आएगा, उसको अच्छे से इंग्लिश भी आएगा। वो ज़्यादा उसके पास कैपेबिलिटी होगा, और जिसके पास कम होगा वो कम वर्क को कर पाएगा। ये अंतर होता है आपका, और यही फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट, जी फैक्टर जन्मजात है और आनुवांशिकता द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसलिए इस पर प्रशिक्षण और शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो फ्रेंड, जी फैक्टर जो है इस पर कोई प्रशिक्षण का प्रभाव या फिर शिक्षा का कोई प्रभाव या फिर कह सकते हैं कि अनुभव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए इस फैक्टर को जो है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? जन्मजात या आनुवांशिकता द्वारा प्राप्त होता है, या फिर इसको हम लोग कह देते हैं कि जन्मजात कारक है, या फिर इनेट फैक्टर इसको माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि इस पर प्रशिक्षण और शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये 3 बात आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। सबसे पहला तो ये क्या होता है? इस पर प्रशिक्षण और शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? इनेट फैक्टर बोल देते हैं, जन्मजात कारक बोल देते हैं। दूसरा, आपको ये ध्यान में रखना है कि जितने भी लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उसमें सभी मानसिक कार्यों को करने का जो आधार है वो कौन सा है? जी फैक्टर है। और सभी मनुष्यों में जो जी फैक्टर है उसकी जो मात्रा होती है, उसकी जो क्वान्टिटी होती है वो फिक्स्ड होती है। इसके अलावा जी फैक्टर जो होता है किसी किसी व्यक्ति में जो होता है वो क्या होता है? अधिक मात्रा में हो सकता है, किसी व्यक्ति में कम हो सकता है। जी कारक जितना ही अधिक होगा वह व्यक्ति उतना ही अधिक सभी तरह के मानसिक कार्यों को करने में प्रवीण होगा, और जिसका जी जितना कम होगा वो उतना ही कम सभी तरह के कार्यों को या फिर मानसिक कार्यों को करने में प्रवीण होगा। तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आप ये भी देख रहे होंगे कि आपके अंदर जो जी फैक्टर है वो कितना ज़्यादा है, किसी और में कितना है, या फिर, है ना, आप ये देख सकते हैं। जो जितना अधिक वर्क कर पा रहा होगा, जो जितना अधिक सभी तरह के मानसिक कार्यों को करने में प्रवीण हो रहा होगा, उसमें उतना ही ज़्यादा क्या है? जी फैक्टर है। चलिए अगला है एस फैक्टर, विशिष्ट कारक। ये क्या होता है? तो स्पीयरमैन ने बताया कि प्रत्येक मानसिक कार्य को करने में कुछ विशिष्टता की भी ज़रूरत होता है। आप ये भी आप फील किए होंगे कि जितने भी मतलब आप मानसिक कार्य करते हैं तो कुछ उसमें विशिष्टता चाहिए, क्योंकि हर मानसिक कार्य एक दूसरे से कुछ ना कुछ क्या होता है? भिन्न होता है। तो यहाँ पे किसी कार्य को प्रभावी ढंग से अगर आपको करना है या कुछ विशिष्ट कार्य को आप करते हैं तो उसके लिए विशिष्ट क्षमता की आवश्यकता होती है। इसी क्षमता को स्पीयरमैन ने एस फैक्टर का नाम दिया है, इसी को इन्होंने एस फैक्टर बताया है। अब एस फैक्टर के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होता है ना, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला जो है एस फैक्टर क्या होता है? इसकी प्रकृति परिवर्तनशील होती है, अर्थात शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों का इस पर प्रभाव पड़ता है। मतलब एस कारक जो होता है वो स्वरूप में या फिर इसकी प्रकृति जो होती है क्या होती है? परिवर्तनशील होता है। एक मानसिक क्रिया में एक तरह के एस कारक की ज़रूरत हो सकती है और दूसरे मानसिक क्रिया में दूसरे तरह की एस कारक की ज़रूरत हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर फॉर एग्जांपल के लिए आप समझ लें कि जैसे कोई कार्य आपको करना है, तो जैसे आपको गाना गाने अच्छे से आता है, तो हो सकता है कि गाना गाने का जो एस कारक है वो आपके अंदर क्या है? अधिक है ना। गाना गाने का जो एस कारक है वो किसी व्यक्ति में क्या है? अधिक है। परंतु अगर उसी व्यक्ति में पेंटिंग की बात की जाए तो हो सकता है कि उसके अंदर जो है एस कारक जो होगा वो उसकी अधिक मात्रा उसके पास नहीं है, उसकी मात्रा क्या है? कम है ना। तो किसी एक व्यक्ति में जो है गाना गाने का एस फैक्टर अधिक हो सकता है और पेंटिंग के लिए जो एस फैक्टर का ज़रूरत होगा वो क्या होगा? कम हो सकता है। तो ये पहला विशेषता था कि एस कारक जो होता है वो क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। इस पर शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों का इफेक्ट पड़ता है ना। हर एक मानसिक कार्य के लिए अलग अलग एस कारक की ज़रूरत पड़ती है।
और क्या होता है, किसी भी व्यक्ति में जो है एस कारक की मात्रा अधिक या कम हो सकता है, और उसके कार्य पे डिपेंड करता है कि हो सकता है कि उसे जैसे मैथ उसका बहुत अच्छा है तो मैथ्स के लिए जो है उसका एस कारक बहुत अच्छा है, उसका इंग्लिश वीक है तो किसी व्यक्ति का, तो उसके लिए इंग्लिश के लिए जो एस फैक्टर का उसके अंदर होना चाहिए वो उसका क्या है, कम है ना। तो इस तरीके से जो है होता है। एक ही व्यक्ति में एस फैक्टर अलग अलग कौशल के लिए अलग अलग हो सकता है, तो बिल्कुल सही बात है, एक ही व्यक्ति में एस फैक्टर जो है अलग अलग कौशल के लिए अलग अलग हो सकता है। तो अलग अलग कौशल के लिए, जैसे कि आप खेलने में, है ना, तो खेलने का जो कौशल है, खेलने के कौशल के लिए किसी बालक के अंदर खेलने के कौशल के लिए हो सकता है कि उसके पास जो एस फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पढ़ने के लिए जो एस फैक्टर है वो कम है ना। तो इस तरीके से किसी भी बालक में एस फैक्टर जो है अलग अलग कौशल के लिए क्या हो रहा है, अलग अलग होता है। नेक्स्ट है जी फैक्टर को स्पीयरमैन ने अधिक महत्वपूर्ण कहा। यदि किसी व्यक्ति में जी फैक्टर कम होता है तो उसमें एस फैक्टर भी अच्छे रूप से विकसित नहीं होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन हम कुछ और आपको एक्स्ट्रा बता देते हैं एस फैक्टर के बारे में। एस कारक जो होता है, आपने देखा कि एस कारक के ऊपर शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों का या फिर पास्ट एक्सपीरियंसेस, पूर्व अनुभूतियों का जो है प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आप प्रशिक्षण दे करके किसी भी व्यक्ति को जो है, किसी भी बालक को जो है हम उसको मास्टर बना सकते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा है पेंटिंग बहुत अच्छा कर रहा है या पेंटिंग के लिए उस बच्चे में जो है काफ़ी ज़्यादा एस फैक्टर है, तो आप प्रशिक्षण दे करके उसको, है ना, अभ्यास करा करके उस बच्चे को अच्छा पेंटर बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात आपको समझ लेना है कि एस फैक्टर जो है, एस फैक्टर को हम प्रशिक्षण के द्वारा या शिक्षा के द्वारा हम उसको बेहतर बना सकते हैं। अब ये समझ लेते हैं कि जी फैक्टर को स्पीयरमैन ने अधिक महत्वपूर्ण क्यों बताया है ना। जी फैक्टर को देखिए, स्पीयरमैन ने ये कहा कि प्रत्येक बौद्धिक कार्य में जो है, जितने भी आप मेंटल एबिलिटीज़ या फिर जितने भी आप इंटेलेक्चुअल वर्क करते हैं उनमें जी कारक और एस कारक क्या होता है, दोनों शामिल होता है। जी एंड एस दोनों फैक्टर जो है सम्मिलित होता है, लेकिन इन दोनों फैक्टर में जी फैक्टर जो है, जी कारक का अत्यधिक महत्व होता है ना। जी कारक अगर कम है तो उस व्यक्ति को जो है कोई बौद्धिक कार्य करने में सफलता नहीं होगी। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपका जी फैक्टर ही कम है ना, ये फैक्टर आपके अंदर कम है, तो आप उस काम में सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए स्पीयरमैन ने सिद्धांत को जो है एक और नाम दिया है जिसको बोला जाता है जी फैक्टर थ्योरी, है ना, जी फैक्टर थ्योरी। ये सारा पॉइंट आपको याद रखना है, इसको हम लोग हिंदी में जी कारक सिद्धांत बोलते हैं। तो बुद्धि के जो द्वितत्व सिद्धांत है, टू फैक्टर थ्योरी है, इसको हम लोग जी कारक सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो आप जितने भी मेंटल एबिलिटीज़ में, जितने भी इंटेलेक्चुअली वर्क करते हैं, आप इंटेलेक्चुअल वर्क करते हैं, बौद्धिक कार्य करते हैं, उसमें जी और एस दोनों फैक्टर वर्क करता है, समझ में आ गया होगा। और जी फैक्टर जो है उसमें ज़्यादा महत्व होता है, जी फैक्टर का ज़्यादा महत्व होता है। जी कारक अगर कम है किसी व्यक्ति में, है ना, जी फैक्टर कम होने से व्यक्ति को क्या होगा, कोई भी बौद्धिक कार्य करने में सफलता नहीं मिलेगा। तो इसीलिए स्पीयरमैन ने जी कारक को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दी है, ज़्यादा महत्व बताया है, महत्वपूर्ण बताया है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि विशिष्ट कारक क्या होता है और सामान्य कारक क्या होता है। सामान्य कारक वो जो आप जितने भी मेंटल एबिलिटीज़, मेंटल वर्क करते हैं वो सभी में आपका आधार का काम करता है ना। और स्पेसिफिक एबिलिटी वो जो आपका कुछ स्पेशल आपको दिखाता है, जिस फील्ड में आपको कुछ स्पेशल दिखाता है। जैसे आप पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन आपके अंदर जो है मैथ बनाने की जो है एक स्पेशल आपके पास क्षमता है कि आप किसी भी मैथ को जो है अच्छे तरीके से कर पाते हैं। या आप पढ़ने के अलावा अगर आप पेंटिंग करते हैं तो आपके अंदर एक स्पेशल क्षमता है पेंटिंग करने की, तो ये हो सकता है आपका। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, स्पीयरमैन ने दो कारक कौन कौन से बताया है, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन किस रूप में पूछा जाएगा, अब इसकी कुछ पहले आलोचना को देख लेते हैं, है ना। अब बुद्धि का जो सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने, इसकी मुख्य रूप से दो आलोचनाएं यहाँ पे आती है। तो वो दो आलोचना कौन कौन सा है वो हम देख लेते हैं। आलोचना के रूप में पहली जो आलोचना था कि इन्होंने बुद्धि को परिभाषित करने के लिए बहुत सारे कारक
को आवश्यक नहीं समझा। इन्होंने केवल 2 ही फैक्टर को बताया है ना। बुद्धि को परिभाषित करने के लिए इन्होंने केवल 2 फैक्टर दिया, जबकि आगे चल कर के है ना थर्स्टन आए, गिलफोर्ड आए, इन्होंने जो है स्पीयरमैन के जो ये जो तथ्य था है ना, इन्होंने जो 2 तत्व के रूप में जो इन्होंने दिया थ्योरी को, इसको इन्होंने क्या बोला, गलत बता दिया। इन्होंने बहुत सारे फैक्टर्स की बात की है ना। 7 PMA आता है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ दिया था थर्स्टन ने, इसके अलावा गिलफोर्ड आया 150 है ना। बहुत सारे जो है फैक्टर्स को इन्होंने बताया। तो ये इसका पहला आलोचना है कि बुद्धि को परिभाषित करने के लिए बहुत सारे कारकों की आवश्यकता नहीं होता है, इन्होंने केवल 2 फैक्टर की बात की। तो पहला आलोचना कौन सा हो जाएगा, बुद्धि को परिभाषित करने के लिए स्पीयरमैन ने केवल 2 फैक्टर दिया था। दूसरा जो आलोचना के रूप में आता है कि इन्होंने जी फैक्टर को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है ना। इन्होंने बताया कि जी फैक्टर सभी मेंटल एबिलिटीज़ का आधार होता है, और अगर किसी व्यक्ति में जी फैक्टर कम है तो कोई भी बौद्धिक कार्य को करने में सफल नहीं होगा। इन्होंने इस तरीके का बात किया। बल्कि कई आलोचकों का ये कहना था कि जी फैक्टर के अलावा कुछ और समूह कारक होता है ना, कुछ और ग्रुप फैक्टर्स होता है जिसको हम मध्यवर्ती कारक के रूप में कह सकते हैं, और बीच में जो है वो क्या करता है, वर्क करता है, जो कि सफलता व्यक्ति को जो है क्या करता है, दिलाने में मदद करता है। तो इन्होंने जो है कई सारे कारकों के बारे में बात किया कि जी फैक्टर के अलावा भी कुछ ऐसा ग्रुप फैक्टर होता है जो कि मध्यवर्ती कारक के रूप में वर्क करता है, तो जिसका बात जो है स्पीयरमैन ने नहीं किया था। लेकिन फिर भी इनके इतने सारे आलोचना के बाद भी, 2 आलोचनाओं के बाद भी, बुद्धि के ये सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत माने जाते हैं है ना। तो ये आगे चल करके कई सारे सिद्धांतों के फाउंडेशन इसको माना जाता है। तो ये सिद्धांत आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो आप इसको याद रखेंगे। अब इससे जो क्वेश्चन बनता है वो आपके ये बन सकता है कि बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत किसने दिया था, तो आपके आंसर कौन सा हो जाएंगे, स्पीयरमैन। और स्पीयरमैन ब्रिटेन के रहने वाले थे है ना। और एक और चीज़ कि इन्होंने बुद्धि को किस रूप में परिभाषित किया, तो स्पीयरमैन ने कहा था कि बुद्धि जो होता है तार्किक चिंतन करने की एक योग्यता है ना। बुद्धि जो है, इन्होंने बुद्धि को डिफाइन इस तरीके से किया था, बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है ना। बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है, तो आपको ये भी बात ध्यान में रखना है, बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है, ऐसा बात कहा था स्पीयरमैन ने। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे ग्रुप फैक्टर थ्योरी को, इसके अलावा कुछ और भी जो आगे का थ्योरी होगा है ना, बहुकारक सिद्धांत है ना जिसको, तो ये सारे सिद्धांतों को हम लोगों ने आगे देखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज करते रहिए, और जो भी आपको डाउट है वो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए चैनल को, और इस सेशन को पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।